हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इतिहास तरंगिणी में। हम प्राचीन भारतीय इतिहास को कंटिन्यू किए हुए हैं। पिछले वीडियोस में हमने ऋग वैदिक सभ्यता के अध्ययन को प्रारंभ किया था। इसी क्रम में इस वीडियो में हम ऋग वैदिक सभ्यता के सामाजिक व्यवस्था को समझेंगे। हमने ऋग वैदिक सभ्यता में आर्यों के निवास स्थान, उनके मूल निवास स्थान, ऋग वैदिक काल में उसके जो क्षेत्रीय विस्तार थे उसको समझा, भौगोलिक विस्तार को समझा, उसके राजनीतिक परिदृश्य को समझा और आज हम सामाजिक व्यवस्था को समझेंगे। ऋग वैदिक सभ्यता के सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए हमने इसे मुख्य रूप से 4 खंडों में बांट के देखा है। पहला है समाज की प्रकृति, दूसरा है वर्ण व्यवस्था, तीसरा है क्या ऋग वैदिक सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था, और चौथा किसी भी समाज को समझने के लिए उस समाज में स्त्रियों की दशा को समझना महत्वपूर्ण होता है। तो इन 4 डायमेंशंस में हम ऋग वैदिक सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था को विस्तार से समझेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला खंड है समाज की प्रकृति। देखिए, ऋग वैदिक सभ्यता जो थी वह मुख्य रूप से कबायली सभ्यता थी, जनजातीय सभ्यता थी। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा, जो अर्बन सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी, यह ठीक उसके उलट एक कबायलीय और जनजातीय सभ्यता थी। जो ऋग वैदिक समाज था वह कबायलीय समाज था। ये कच्चे मकानों में रहते थे, मुख्य रूप से बांस बल्ली मिट्टियों के बने हुए घर, कच्चे मकानों में यह रहा करते थे। ऋग वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। परिवार संयुक्त परिवार के रूप में था और परिवार का जो मुखिया था वह पुरुष होने के कारण यह पितृसत्तात्मक परिवार था, समाज था, यानी कि पैट्रियार्कियल समाज था, पैट्रियार्कियल सोसाइटी था ऋग वैदिक समाज। ये जो पैट्रियार्कियल सोसाइटी था, पितृसत्तात्मक जो समाज था, इसके संबंध में एक उल्लेख आता है जहाँ पता चलता है कि पिता को अपने पुत्र को बेचने का भी अधिकार प्राप्त था तथा उसे अंधे बनाने का भी अधिकार था। तो पिता का जो मुखिया के रूप में परिवार में जो ओहदा था, उससे यह पता चलता है कि यह जो परिवार था, जो समाज था, वह पितृसत्तात्मक समाज रहा था। जो पुत्री के लिए टर्म यूज़ हुआ है ऋग्वेद में, उसके लिए टर्म यूज़ हुआ है दुहिता। दुहिता शब्द का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, जिसका अर्थ होता है दूध दूहने वाली। भाई भतीजा के लिए निरुक्त शब्द का इस्तेमाल हुआ है ऋग्वेद में, यानी कि हम देखें जो पुत्री का उल्लेख हुआ है वह दुहिता के रूप में हुआ है, यानी कि उसके ओहदे का यहाँ से हमें आभास होता है। दूध दूहने वाली के रूप में पुत्री का उल्लेख हुआ है। अगला जो टॉपिक है वह है वर्ण व्यवस्था। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था, हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत का जब हमने अध्ययन किया था तब हमने वेदों को विस्तार से पढ़ा था। वेदों के खंडों को पढ़ा था, वेदांगों को पढ़ा था, हमने उपनिषदों को पढ़ा था, पुराणों पर अध्ययन किया था, आरण्यक ग्रंथों पर अध्ययन किया था। तो जब हम ऋग्वेद पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में हमें वर्ण के उत्पत्ति के सिद्धांत मिलते हैं। वहाँ एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है, जिसके सर से, जिसके बाजू से, जिसके कमर से और जिसके पैर से 4 अलग अलग जगहों से वर्णों की उत्पत्ति की बात की गई है। लेकिन ऋग्वेद में जो वर्ण की उत्पत्ति थी उसका जो आधार था वह कर्म था, कार्य था, जन्म को आधार नहीं माना गया था। इसका जो पुष्टि है वह 9वें मंडल से होता है। 9वें मंडल में एक ऋषि कहते हैं कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता आटा पीसने का कार्य करती हैं। तो इस प्रसंग से यह प्रमाणित होता है कि एक ही परिवार में लोग अलग अलग वर्ण के हो सकते थे, क्योंकि एक ही परिवार के लोग अलग अलग कार्यों में लिप्त थे। इसलिए ऋग वैदिक काल में वर्ण उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसका आधार हमने कार्य को माना, ना कि जन्म को। ठीक है, क्या ऋग वैदिक काल में दास प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो ऋग वैदिक काल में दास प्रथा का उल्लेख मिलता तो है, लेकिन वह
कार्य में उसको लिप्त नहीं कराया जाता था। ये मात्र शौर्य के रूप में संभवतः दासों का इस्तेमाल होता होगा, गृह कार्य में या लेबर फोर्स के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा के संबंध में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार के अधिकार स्त्रियों के पास थे। क्या उनके पास अधिकार थे या सीमित अधिकार थे या थे ही नहीं। विवाह के संबंध में उसके पास क्या अधिकार थे, विवाह की प्रकृति कैसी थी, दहेज प्रथा क्या समाज में था या नहीं, पर्दा प्रथा क्या था, पर्दा प्रथा की स्थिति क्या थी, और क्या हमें सती का प्रमाण मिलता है या नहीं ऋग वैदिक काल से। तो पहला पॉइंट देखते हैं, अधिकार। अधिकार कितने क्षेत्रों में देखते हैं? शिक्षा संबंधी अधिकार, वर चुनने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और राजनीतिक अधिकार। शिक्षा के संबंध में ऋग वैदिक काल की महिलाओं का स्तर जो था वो ठीक ठाक हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ऋग्वेद में हमें कुछ महिला विदुषियों का चर्चा मिलता है। महिला विदुषियों का चर्चा मिलता है, जैसे ये नाम याद रखना है, जैसे लोपा, मुद्रा, शिक्ता, अपाला, पौलमी और विश्वरा। ये कुछ महिला ऋषि हैं जिन्होंने ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं का संकलन किया है। तो शिक्षा संबंधी अधिकार तो हमें दिखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति शिक्षा क्षेत्र में अच्छी रही। विवाह संबंधी अधिकार अगर देखें तो उन्हें वर चुनने का अधिकार प्राप्त था, और विवाह वयस्क होने पर ही किया जाता था, यानी कि बाल विवाह का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में नहीं था, और वर वह स्वयं चुन सकती थी। संपत्ति में अधिकार की बात करें तो संपत्ति में मूलतः अधिकार नहीं था। अधिकार तभी प्राप्त होता था या तो उसका कोई भाई ना हो या वह महिला स्वयं आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प करे, और ऐसी महिलाएं जो आजीवन अविवाहित रहती थी उन्हें ऋग्वेद में अमाजु कहा गया है। अमाजु कौन सी महिला थी, कौन सी स्त्री थी? जो आजीवन अविवाहित रहे। और राजनीतिक अधिकार थे, वो समिति में भाग लेती थी। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, राजनीतिक परिदृश्य में सभा और समिति दो राजनीतिक जो बड़े बड़े उसके संगठन हुआ करते थे, उसमें समिति में जो जन के सभी सदस्य भाग लेते थे, इसलिए इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी, लेकिन सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी। ठीक है, अधिकार उन्हें प्राप्त थे। तो अधिकार के क्षेत्र में हमने महिलाओं की स्थिति देखी। शिक्षा में उनकी क्या स्थिति थी, विवाह संबंधित क्या स्थिति थी, संपत्ति में अधिकार की क्या स्थिति थी, और राजनीतिक अधिकार कैसे थे। तो मुख्य रूप से देखें तो शिक्षा के अधिकार में स्थिति अच्छी है, वर चुनने का अधिकार ठीक है, संपत्ति में थोड़ा कम अधिकार रहा है शुरू से, और राजनीतिक अधिकार ठीक ठाक थे। विवाह संबंधी एक और पॉइंट है दहेज। ऋग्वेद में दहेज दो प्रकार के उल्लेख मिलते हैं, एक है परिणाह, दूसरा है वहतु। परिणाह विवाह के समय मिलने वाले जो उपहार होते हैं उन्हें कहा जाता था परिणाह, और वहतु उस प्रकार का दहेज था जो लड़की द्वारा आजीवन मायके द्वारा लाया जाने वाला सामान था। सामान, ठीक है, यहाँ उपहार टर्म यूज होता है, यहाँ पे सामान, और यही वहतु है जो आज के करंट एज में यह दहेज बन गया है। ठीक है, तो ये सेकेंड वाला है वहतु, यही आज दहेज के रूप में हमारे समाज में विद्यमान है। नोट मेंशन करेंगे कॉपी में। ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह एवं नियोग प्रथा का भी प्रचलन था। नियोग प्रथा क्या था? यदि किसी महिला का पति मर जाए, अकाल मृत्यु हो जाए, और इस महिला का कोई संतान नहीं है, तो यह महिला चाहे, यह महिला के ऊपर डिपेंड करता था, चाहे तो अपने पति के भाई से या अन्य किसी एक दूर के रिश्तेदार से जो पति के समकक्ष हो, मतलब देवर है, उस उम्र का हो, उससे वो फिजिकल रिलेशन बना के एक संतान उत्पत्ति के चाह से बस वो संतान उत्पत्ति करके फिर वो दोनों अलग हो सकते थे। यह था नियोग प्रथा ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, तो इसको मेंशन करना नोट में कि विधवा विवाह प्रचलित था, अंतरजातीय विवाह भी प्रचलित था, बहुविवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, और साथ ही नियोग प्रथा का भी प्रचलन ऋग्वैदिक काल में था। ठीक है, अगला नोट है ऋग्वैदिक काल में
जो ऋग्वेद है उसके 10वें मंडल में प्रेम विवाह का भी उल्लेख मिलता है। प्रिभद्र और पुरुमित्रा इनके विवाह का उल्लेख मिलता है 10वें मंडल में, यानी कि प्रेम विवाह का भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेदिक काल में प्रेम विवाह की भी मंजूरी थी। अगला देखते हैं, क्या यहाँ पर्दा प्रथा था? तो पर्दा प्रथा नहीं था। सती प्रथा का भी कोई उल्लेख ऋग्वेदिक काल में नहीं मिलता है। अब ऋग्वेदिक समाज में वहाँ के कल्चर को देखें तो खान पान एक महत्वपूर्ण डायमेंशन बनता है। तो ऋग्वेदिक काल में लोग शाकाहारी तो थे ही, और वह संभवतः मांसाहारी भी रहे थे, क्योंकि भेड़ और बकरी खाए जाने की, बलि प्रथा की और खाने की जो उल्लेख है वो हमें वहाँ से मिलती है। शाकाहारी देखें तो वो अनाज शाकाहारी के रूप में खाते थे, शाकाहार के रूप में खाते थे, क्योंकि जौ और धान में धान्य के रूप में ऐसे उल्लेख मिला है ऋग्वेद में, और यौ मिला है जौ के तरह ऐसे। तो जौ और धान्य का उल्लेख मिला है ऋग्वेद में, लेकिन ये सिर्फ यही दो अनाज होंगे ऐसा नहीं कह सकते। ये जो जौ का उल्लेख मिला है यह संभवतः सामूहिक रूप से कई अनाजों को संबोधित करता था जौ। इसके अलावा वो खीर, पनीर, पुआ, शहद, मछली और नमक से वो परिचित नहीं थे। खीर, पनीर, पुआ और शहद का उल्लेख मिला है। वो नमक और मछली से परिचित नहीं थे। हो सकता है वो खाते ना हो, परिचित रहे हों, लेकिन इनका उल्लेख नहीं मिला है कहीं। ना नमक का उल्लेख मिला है, ना मछली का उल्लेख मिला है ऋग्वेद में। और पेय पदार्थ के रूप में उनको दो पेय पदार्थ का उन्होंने चर्चा किया ऋग्वेद में। एक है सोम और एक है सूरा। ऋग्वेदिक आर्यों के लिए सबसे प्रिय जो पेय पदार्थ था वो था सोम, और जो बुरा माना जाता था समाज में, हीन भावना से देखा जाता था, वो था सूरा। लेकिन दो पेय पदार्थ का वहाँ पे उल्लेख मिला है। जो पवित्र और जो प्रिय था वह था सोम, और जो समाज में बुरा माना जाता था वह था सूरा। अब देखते हैं वस्त्र और आभूषण। ऋग्वैदिक काल में आर्य सूत के कपड़े पहनते थे, कपास के नहीं। जैसा कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा था, कपास की जो व्यापार में जो स्थिति थी कपास की, इंडस वैली सिविलाइजेशन में काफ़ी बेहतर थी। इसके ठीक उलट जो ऋग्वैदिक काल है वहाँ पे आर्य सूत के बने हुए वस्त्र पहनते थे, ना कि कपास के। यहाँ ऊन के कपड़े भी पहने जाते थे, चमड़े के कपड़े भी पहने जाते थे, और वस्त्र 3 प्रकार के होते थे ऋग्वैदिक काल में। पहला जो प्रकार है वह है वास या वासस। यह कमर पर पहनने वाला कपड़ा होता था, कमर के अराउंड, ठीक है। उसके बाद होता था अधिवास, कमर के ऊपर पहनने वाला कपड़ा। और तीसरा होता था निवी, अंतरंग वस्त्र, जो भीतर पहना जाता था, जैसे गंजी है, अंडरवियर है, ये निवी वस्त्र होते थे। तो निवी वस्त्र कौन होते थे? अंतरंग वस्त्र, अंदर के अंगों को ढकने वाले। अधिवास कमर के ऊपर, टी शर्ट वगैरह। और वास और वासस का होता था कमर के ऊपर पहनने वाला, जांघिया और हाफ पैंट वगैरह, धोती वगैरह, जो भी लुंगी सूत के बने कपासी पहनते थे। तो 3 खंडों में बांट के पहनते थे। उन तीनों का नाम उन्होंने उल्लेखित किया है, वासस, अधिवासस और निवी। आभूषण देखें तो ये आभूषण को जो उल्लेख मिलता है वो निष्क नाम से मिलता है। अंगूठी, भुजबंद और कंठहार। निष्क क्या होता था? तो सोने का गले में पहनने वाला हार होता था, महिला और पुरुष दोनों पहनते थे। निष्क सोने का गले में पहनने वाला आभूषण होता था, निष्क। आगे देखते हैं ऋग्वैदिक काल में मनोरंजन की स्थिति क्या थी। लोग घुड़दौड़, रथ दौड़, नृत्य व पासा के खेल खेला करते थे मनोरंजन के लिए। और शिक्षा की स्थिति ऋग्वैदिक काल में लड़के और लड़की दोनों के लिए शिक्षा निःशुल्क थी। गुरुकुल परंपरा से पढ़ाई होती थी। बालक और बालिका दोनों का उपनयन संस्कार होता था ऋग्वैदिक काल में। उपनयन संस्कार यानी यज्ञोपवीत, और लड़के को जनेऊ पढ़ाना, और बालक और बालिका दोनों को अब गुरुकुल परंपरा के तहत पढ़ाई, अपना शिक्षा प्रारंभ कर सकते थे, वो भी निःशुल्क। तो ये जो वीडियो था ये था ऋग्वैदिक काल का सामाजिक व्यवस्था। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। चैनल के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में इसका टेलीग्राम लिंक है, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक दे दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।